अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूँ सरदार शाहिद और आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी थिकनेस क्या है। और फिर हम उन मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर हम एट द एंड सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है जो कि है अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। अब जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एनिमल सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और जबकि प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के इनर साइड पे होती है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका जो मेन फंक्शन है वो सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी कंटेंट हैं इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना होता है या कवर करना होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की नेचर की। जब हम नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नेचर की होती है या सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर की होती है। सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल नेचर सेल मेम्ब्रेन की इसलिए होती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन मटेरियल को सिलेक्ट करती है और फिर आगे जो है वो सेल के अंदर पास होने के लिए अलाउ करेगी। अगर कोई मटेरियल सेल के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होगा तो सेल मेम्ब्रेन उस मटेरियल को सेल के अंदर अलाउ होने देगी। और अगर कोई मटेरियल सेल को रिक्वायर नहीं होगा तो फिर वो मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में इंटर नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 5 to 10 नैनोमीटर है। उसके बाद हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन के लिहाज से जो सेल मेम्ब्रेन है ये मेनली दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। एक मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का होता है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होगा, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल भी होंगे, लेकिन मेनली यहाँ पे हम लिपिड और प्रोटीन्स की बात करेंगे। लिपिड सेल मेम्ब्रेन में आपके पास 20 to 40% होगी और प्रोटीन जो है वो जबकि 60 to 80% होगी। अब हम उसके बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल को डिस्कस करेंगे जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन किया था। तो इन मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल है वो दो साइंटिस्ट का पेश किया हुआ है। एक साइंटिस्ट का नाम है गार्टर और दूसरे का नाम है ग्रैंडल। और ये जो गार्टर और ग्रैंडल ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने 1925 में सेल मेम्ब्रेन की बारे में एक मॉडल पेश किया। और इन्होंने सेल मेम्ब्रेन की मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए जिस सेल की मेम्ब्रेन को यूज़ किया वो सेल था आपके पास आरबीसी। अब इन्होंने आरबीसी की मेम्ब्रेन को एनालाइज करते हुए सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। और इनके मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जब वो लिपिड की 2 लेयर पाई जाती हैं, जबकि लिपिड 2 लेयर में किसी किस्म की कोई भी प्रोटीन्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और इनके मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें एक आउटर लेयर होती है लिपिड की और एक इनर लेयर होती है। और इन आउटर और इनर लेयर ऑफ लिपिड के दरमियान में ये जो आपके पास रीजन होता है ये इनका टेल का रीजन होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आउटर और इनर लेयर है लिपिड की, इसमें जो हेड रीजन है या यहाँ पे आपको जो राउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं ये इन लिपिड के पोलर हेड है। और ये जो लिपिड के पोलर हेड जो हैं ये दोनों तरफ से जो है वो एक्विस मीडियम को इन्होंने फेस किया होता है। एक्विस मीडियम मीन कि दोनों तरफ से आप देखें कि ये जो पोलर हेड है लिपिड बाइलेयर के ये वाटर की तरफ होते हैं। क्योंकि ये पोलर इन नेचर होते हैं तो पोलर चीज़ों के दरमियान आपको पता है कि वो क्या होती है, इंटरेक्शंस होती है। उसके बाद ये जो नॉन पोलर जो टेल है दोनों लिपिड बाइलेयर की, इन्होंने एक दूसरे को जो है वो फेस किया होता है या एक दूसरे के ये आमने सामने होते हैं, लेकिन ये वाटर या एक्वस मीडियम से जो है वो क्या होती हैं, अवे होती हैं। उसके बाद दूसरा जो मॉडल पेश किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में वो मॉडल है आपके पास डेनेलाई और डेवसन का। डेनेलाई और डेवसन ने 1935 में सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल पेश किया जिस मॉडल को हम नाम देते हैं सैंडविच मॉडल। और ये जो सैंडविच मॉडल था सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि सेल मेम्ब्रेन में एक आउटर प्रोटीन की लेयर होती है और एक इनर प्रोटीन की लेयर होती है। और इस प्रोटीन की आउटर और इनर प्रोटीन के दरमियान जो है वो लिपिड की लेयर जो है वो पाई जाती है। और लिपिड इस मॉडल के मुताबिक दोनों साइड से प्रोटीन्स की लेयर के ज़रिए
कवर होता है। जिस तरह आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये प्रोटीन्स की जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, यहाँ पे ये प्रोटीन्स की इनर लेयर है, और प्रोटीन्स की इन्हीं दोनों लेयर के दरमियान जो है ये आपको एक और लेयर नज़र आएगी जो लिपिड की होगी। और यहाँ पे इस मॉडल के मुताबिक ये जो प्रोटीन्स की दोनों लेयर जो हैं ये हाइड्रोफिलिक जोन को बना रही हैं। हाइड्रोफिलिक जोन वो है जो वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व होता है, और जबकि ये जो लिपिड की जो लेयर है ये हाइड्रोफोबिक जोन बना रही होती हैं। ये वो जोन होता है जो वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल नहीं होता। आपको पता है कि वाटर और लिपिड जो है वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो मॉडल था वो मॉडल जो था उसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये जिस साइंटिस्ट ने पेश किया था उसका नाम था रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को पेश किया था। और इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो स्ट्रक्चर है ये ट्राई लेमुलर होती है। ट्राई लेमुलर स्ट्रक्चर से मुराद कि लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर ऑफ प्रोटीन्स की बनी होती है, और इसमें एक लेयर जो है वो किसकी होती है, लिपिड की होती है। अब जो दोनों लेयर है प्रोटीन्स की वो डेंस होती हैं, और ये 2 नैनोमीटर इनकी थिकनेस होती है। और जबकि जो 1 लेयर ऑफ लिपिड है ये दोनों प्रोटीन की लेयर के दरमियान में पाई जाती है, और इसकी जो थिकनेस होती है वो 3.5 नैनोमीटर होती है। जिस तरह आप डायग्राम्स में देख सकते हैं कि ये आपके पास जो प्रोटीन्स की आउटर लेयर है, और यहाँ पे ये प्रोटीन्स की जो है वो इनर लेयर है, ठीक है। और प्रोटीन्स की जो दोनों लेयर हैं इनके दरमियान यहाँ पे ये जो आपको लेयर नज़र आती है इसको हम नाम देते हैं लिपिड बाई लेयर। उसके बाद हम नेक्स्ट जो मॉडल है जिसको हम सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल भी तस्वर करते हैं जिसने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन किया, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये 2 साइंटिस्ट ने पेश किया था। एक साइंटिस्ट का नाम था सिंगर, दूसरे का नाम था निकोलसन। और ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि इस मेम्ब्रेन ने इस मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे अंदाज से जो है वो एक्सप्लेन किया है। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की स्टेटमेंट ये है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसके मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और जो लिपिड है मैंने कहा वो बाइलेयर की फॉर्म में होती हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो स्कैटर्ड हो सकती हैं। वो सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे भी हो सकती हैं, या लिपिड बाइलेयर के दरमियान में भी हो सकती हैं, या फिर उन्होंने लिपिड बाइलेयर को क्रॉस भी किया होता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे हम अब हम सबसे पहले मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली जो लिपिड हैं उनकी हम बात करेंगे कि मेम्ब्रेन में जो पाई जाने वाली लिपिड हैं इनका क्या रोल होता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो 20 to 40% होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो लिपिड है सेल मेम्ब्रेन में इन्होंने 2 लेयर बनाई होती हैं लिपिड्स की, जिनको हम लिपिड बाई लेयर का नाम देते हैं। एक लिपिड की आउटर लेयर होती है और एक लिपिड की जो है वो इनर लेयर होती हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो लिपिड्स पाई जाती है इस सेल मेम्ब्रेन में वो हमारे पास जो है वो फॉस्फोलिपिड होती है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ टाइप की जो है वो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं। वो स्फेंजोलिपिड्स भी हो सकती हैं, वो सल्फोलिपिड्स भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो आपके पास कौन सी है, फॉस्फोलिपिड। उसके बाद हमारे पास लिपिड का एक मॉलिक्यूल जो होता है इस लिपिड की बाई लेयर में वो 2 पार्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है। एक उसमें हेड रीजन होता है और दूसरा उसमें जो है वो टेल रीजन होता है। इस लिपिड इन मेम्ब्रेन को हम आगे जो है वो डायग्राम्स के ज़रिए डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने जो है वो सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम है। सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके सामने ये लिपिड की आउटर लेयर है और ये लिपिड की जो है वो इनर लेयर है। और लिपिड की जो आउटर और इनर जो लेयर है ये इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन भी पाई जाती हैं, या प्रोटीन वो लिपिड बाई लेयर के दरमियान में होगी, या उन्होंने लिपिड बाई लेयर को जो है वो क्रॉस किया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिपिड बाई लेयर है इसमें हम एक लिपिड के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से हमने लिपिड के एक मॉलिक्यूल को लिया और इस लिपिड के एक मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट हैं। आप देखें लिपिड की एक मॉलिक्यूल में यहाँ पे 2 पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। एक इसमें ये आउटर हेड रीजन होता है और दूसरा इसमें जो है वो ये इनर टेल होती हैं। अब ये जो आउटर हेड रीजन होता है इस लिपिड में उसको हम फास्फेट हेड का नाम देते हैं, क्योंकि इस हेड के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है
और इस फॉस्फेट ग्रुप के अटैच होने की वजह से ये जो हेड है इस लिपिड का ये पोलर होता है, और इसकी ये जो पोलर नेचर होती है हेड ऑफ लिपिड की, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हमारे पास ये इस लिपिड के हेड की वो प्रॉपर्टीज़ है जिस बेस पे जो वाटर है वो इस हेड रीजन के अंदर जो है वो डिज़ाल्व हो सकता है। तो पोलर रीजन या जो हेड रीजन है इसमें वाटर के डिज़ाल्व होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन टू लव। और जबकि यहाँ पे आपको जो टू टेल नज़र आ रही हैं ये फैटी एसिड चैन से मिलकर बनी होती हैं, और ये जो दोनों जो फैटी एसिड चैन से बनी जो टेल हैं ये नॉन पोलर होती हैं। नॉन पोलर मीन कि इनके ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं होता, और जब इनके ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं होगा तो ये जो टेल रीजन होंगी लिपिड की ये वाटर के अंदर जो है वो डिज़ाल्व नहीं होगी, और वाटर के अंदर इन टेल रीजन की डिज़ाल्व ना होने की प्रॉपर्टीज़ को हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वाटर के लिए, फोबिक का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं टू फियर। अब उसके अलावा हमारे पास इसी लिपिड बाइलेयर में हम इसी लिपिड मॉलिक्यूल की टेल की बात करेंगे। तो लिपिड मॉलिक्यूल में मैंने कहा कि ये दो तरह की टेल होती हैं, ठीक है। एक टेल इसमें जो होती है वो सैचुरेटेड टेल होती है, और दूसरी इसमें जो टेल होती है वो होती है हमारे पास अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड टेल वो है इस फैटी एसिड में की टेल में जिनमें कार्बन टू कार्बन जो है वो कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, सिंगल बॉन्ड पाए जाएंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि फैटी एसिड में जो हाइड्रोकार्बन की चेन है इसमें जो कार्बन्स के जो नंबर होते हैं वो हमेशा इवन नंबर होते हैं, और जबकि आप देखेंगे यहाँ पे जो सैचुरेटेड टेल है उसमें तो सारे के सारे कार्बन के दरमियान जो है वो एक ही सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और जबकि यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी टेल है ये अनसैचुरेटेड है। वो इसलिए क्योंकि इस टेल में आप देखें कि इस टेल में यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, लेकिन जहाँ से किंग प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे इन कार्बन के दरमियान जो है वो कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से आप देखें कि ये जो दूसरी टेल है फैटी एसिड की या लिपिड की ये यहाँ पे कर्व की हुई है या इसमें किंग डेवलप किया हुआ है, और ये जो किंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस सेल मेम्ब्रेन के लिए, क्योंकि ये जो किंग है ये रिड्यूस इंटरेक्शन बिटवीन लिपिड मॉलिक्यूल एंड प्रिवेंट देयर कंपैक्शन। के लिपिड मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती है या जो कॉम्बिनेशंस होती है उसको ये किंग जो है वो रिड्यूस करता है, ताकि जो लिपिड की मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्पैक्टली अरेंज ना हो। अगर ये कम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं तो फिर सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के ऊपर जो है वो फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर में जो हेड रीजन होता है ये हेड रीजन जो होता है वो बायर एक्वस मीडियम को फेस कर रहा होता है, या हेड रीजन दोनों साइड पे आप देखें कि वो अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। यहाँ पे हेड रीजन ऊपर वाली डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये हेड रीजन लोअर डायरेक्शंस में है, क्योंकि हमारे पास आप देखें कि ये जो हेड रीजन में जो फास्फेट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज या सिमिलर चार्जेस आपको पता है कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जबकि जो लिपिड मॉलिक्यूल में ये जो टेल रीजन है ये एक दूसरे के आमने सामने यानी कि एक दूसरे को फेस कर रही है, और ये जो लिपिड की जो दोनों टेल हैं ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक रीजन्स को जो है वो डेवलप कर रही हैं। अब उसके अलावा हमारे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड के अलावा जो है वो क्या होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, और सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो 60 to 80% होती हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल बनाए होते हैं, पोर बनाए होते हैं, पम्प्स बनाए होते हैं, गेट्स बनाए होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर सब्सटेंस। अब कितनी तरह की प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो मेनली दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन में। एक आपके पास है एक्सटेंसिक प्रोटीन, और दूसरी जो प्रोटीन है उसका नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सटेंसिक प्रोटीन, एक्सटेंसिक जैसा कि नेम इंडिकेट करता है कि एक्सटेंसिक प्रोटीन ये वो प्रोटीन है जो लिपिड बाइलेयर की आउटर सरफेस के ऊपर पाई जाती है, और दूसरा नाम जो इस एक्सटेंसिक प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है वो है पेरिफेरल प्रोटीन। अब आप यहाँ पे देख लें कि ये जो आपको लिपिड बाइलेयर नज़र आती है, लिपिड बाइलेयर में आप देखें ना यहाँ पे ये आपके पास आउटर लेयर है, ये दोनों लिपिड बाइलेयर की, ठीक है, ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर है, और यहाँ पे दोनों जो लिपिड बाइलेयर हैं इनकी आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन एग्जिस्ट करेगी उसको हम नाम लेते हैं
एक्सटेंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपको प्रोटीन्स नज़र आ रही है दोनों लिपिड बाइलेयर की आउटसाइड पे, तो इसको हम नाम देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन का नाम देते हैं। अब ये पेरिफेरल प्रोटीन जो है इस आउटर लिपिड की मेम्ब्रेन के बाहर भी हो सकती है, ये यहाँ पे भी एक्सटेंसिक प्रोटीन हो सकती है, या फिर ये इनर जो लिपिड की लेयर है उसके आउटर सरफेस के ऊपर भी ये पाई जा सकती है। और ये इस तरह अरेंज हुई होती हैं इस सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर, जिस तरह आप अगर एक ओशन के ऊपर जो है वो बाल को फेंक दें तो बाल ऊपर आपके पास जो है वो फ्लोट करता रहेगा, और वो हमारे पास जो ओशन का जो पानी है उसको आप लिपिड तस्वर कर लें, और उसके ऊपर जो बाल फ्लोट कर रहा होता है उसको आप जो है वो एक्सटेंसिक प्रोटीन्स तस्वर कर लें। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी फॉर्म में जो एक्सटेंसिक प्रोटीन होती हैं वो इस सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर जो है वो पाई जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो एक्सटेंसिक प्रोटीन है इनकी अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिक प्रोटीन जो है वो यहाँ पे एज अ रिसेप्टर के तौर पे जो है वो क्या कर रही होती है, काम कर रही होती हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रही होती हैं, और जबकि जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड की जो बाइलेयर है ये सेल मेम्ब्रेन को डिफरेंशियली परमेबल बैरियर जो है वो बना रही होती हैं। अब मैंने कहा कि ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये एज अ रिसेप्टर्स के तौर पे जो है वो क्या कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो दूसरी प्रोटीन्स हैं सेल मेम्ब्रेन में, उस प्रोटीन्स का नाम जो है वो है इंटेंसिक प्रोटीन। इंटेंसिक प्रोटीन का दूसरा नाम जो है वो है इंटेग्रल प्रोटीन। और ये जो इंटेग्रल प्रोटीन है ये वो प्रोटीन है जो या तो लिपिड बाइलेयर के दरमियान में भी हो सकती है या फिर दोनों लिपिड बाइलेयर को इसने जो है वो क्रॉस किया होता है, जो कि डिपेंड करता है इसके साइज़ के ऊपर। जिस तरह आप देखें यहाँ पे डायग्राम्स में भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपको जो प्रोटीन नज़र आती है इस प्रोटीन को हम नाम लेते हैं इंटेग्रल प्रोटीन, ठीक है, या फिर इंटेंसिक प्रोटीन। अब इस प्रोटीन ने आप देखें कि ये जो प्रोटीन है इंटेंसिक प्रोटीन ये दोनों लिपिड बाइलेयर से क्या की हुई है, क्रॉस की हुई है। ये क्रॉस इसलिए की हुई है क्योंकि इसका साइज़ जो है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर इसका साइज़ जो है वो कम होता या इसका साइज़ अगर स्मॉल हो तो ये लिपिड बाइलेयर की दोनों लेयर के दरमियान में भी जो है वो पाई जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपके सामने जो है वो ये एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। या दोनों लिपिड बाइलेयर के दरमियान में होगी इंटेंसिक प्रोटीन, या फिर ये दोनों लिपिड बाइलेयर के एक लिपिड बाइलेयर से पास होकर दूसरी लिपिड बाइलेयर से निकली हुई होगी। जिस तरह आप टनल की बात करें तो इसको टनल प्रोटीन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि आप देखें टनल में ऐसा किया जाता है कि जो हमारे पास पहाड़ है उसकी एक साइड से जो है वो एक ओपनिंग बनाई जाती है और उस ओपनिंग को दूसरी साइड से जो है वो निकाला जाता है, तो उस एक पैसेज को आप कहते हैं टनल। तो बिल्कुल यहाँ पे भी जो प्रोटीन दोनों लिपिड बाइलेयर को जिसने क्रॉस किया हुआ है इसको हम टनल प्रोटीन्स का भी नाम दे सकते हैं। अब ये जो हमारे पास जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं इन इंटेग्रल प्रोटीन को हम परमेसेस भी कह सकते हैं। और ये जो इंटेग्रल प्रोटीन जो कि परमेसेस है इनका क्या रोल होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो मैंने कहा कि ये जो इंटेग्रल प्रोटीन होती हैं ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पोलर सब्सटेंस की ट्रांस मेम्ब्रेन मूवमेंट के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चैनल बनाए होते हैं इन्होंने। अब हमारे पास इस इंटेग्रल प्रोटीन्स के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होगी पोलर सब्सटेंस की वो या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होगी या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो आपके पास दो टाइप आ जाती हैं, या फिर डिफ्यूजन के ज़रिए या फिर ऑस्मोसिस के ज़रिए। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के ज़रिए ये हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो आयंस मूव करेंगे। और जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट होगी किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल की वो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होगी फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन, और उसके लिए एक सेल को या मेम्ब्रेन को एटीपी की ज़रूरत होगी। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो आपको चैनल नज़र आते हैं या जो पंप नज़र आते हैं ये आपको नर्व सेल या न्यूरॉन की जो एक्सान की मेम्ब्रेन है उसमें आपको सोडियम पोटाशियम पंप का नाम आपने सुना होगा। तो वो वहाँ पे आप देखें एक्टिवली सोडियम और पोटाशियम को उस न्यूरॉन की एक्सान की मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करके जो पोलैरिटी है दोनों उस एक्सान की मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसको क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इंटेग्रल प्रोटीन जो है वो इस मटेरियल की या पोलर सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए दो तरह की ट्रांसपोर्ट को जो है वो फैसिलिटेट कर रही होती है। उसके बाद जो हमारे पास जो ये मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या है,
आप डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। डायग्राम्स में आप देखें, ये आपको जो है वो शुगर की बहुत सारी यूनिट नज़र आती हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देते हैं। अब अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे आप देखें कि लिपिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच हों, तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को, या ये जो बनने वाला कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड। अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लिपिड के बजाय यहाँ पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हों, जिस तरह यहाँ पे आप देखिए प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हों, तो ये जो बनने वाला हमारे पास जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होगा, इसको हम नाम देंगे प्रोटीन। कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच हैं तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो लिपिड के साथ अटैच हैं तो बनने वाला जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होगा उसको हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड। अब ये जो हमारे पास जो ग्लाइकोलिपिड और जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इनका काम क्या होता है एक सेल के मेम्ब्रेन में। तो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं लिपिड्स की सरफेस के ऊपर, ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिमुलाई के लिए एज आ रिसेप्टर साइट के तौर पे काम कर रही होती हैं। रिसेप्टर आपके पास वो पार्ट होते हैं बॉडी के, या वो सेल होता है जो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई में जो चेंजिंग आती हैं, या सॉरी किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में जो स्टिमुलाई होता है, जो चेंज होती है, उस चेंज को ये रिसेप्टर रिसीव करके आगे आपके सेल की तरफ जो है इसको कैरी कर देते हैं, ताकि सेल इन स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है वो रिस्पांस शो करे। उसके अलावा हम ये जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं, ये किस किस के लिए एज अ रिसेप्टर साइट के तौर पे काम करते हैं। तो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन के लिए भी रिसेप्टर साइट के तौर पे काम कर सकते हैं, नर्व इम्पल्स के लिए भी कर सकते हैं, या फिर ये किसी भी एंटीजन के लिए भी एज अ रिसेप्टर साइट के तौर पे जो है वो वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ओपनिंग और पम्प और गेट बनाए होते हैं पोलर सब्सटेंस की इंटर मेम्ब्रेन मूवमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए। जबकि मैंने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये भी मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए जो मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट होती है, वो एक तो एंडोसाइटोसिस के ज़रिए होती है, और दूसरी वो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए होती है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में कोई भी मटेरियल सेल के इनसाइड से आउटसाइड पे रिलीज़ होता है, और एंडोसाइटोसिस में कोई भी मटेरियल जो है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर इंटर हो रहा होता है। एंडोसाइटोसिस मज़ीद आगे आपके पास दो तरह की हैं, एक फैगोसाइटोसिस होती है और दूसरी जो है वो पिनोसाइटोसिस होती है। फैगोसाइटोसिस को हम नाम देते हैं सेलुलर ईटिंग, क्योंकि इसमें कोई भी लार्ज सेल, इवन कि एक सेल आरबीसी सेल के अंदर जो है वो इंटर हो सकता है। और पिनोसाइटोसिस को हम सेलुलर ड्रिंकिंग कहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए कोई भी जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल, इवन कि लिक्विड जो है वो सेल के अंदर जब इंटर होगा, उसको हम नाम देंगे पिनोसाइटोसिस का नाम देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल की बात भी करेंगे। आप देखें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में आपको कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी नज़र आएगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, ये मॉलिक्यूल जो है वो आपके सामने किसका है, कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है, ये सेल मेम्ब्रेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये ज़्यादातर जो एनिमल सेल की मेम्ब्रेन है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की परसेंटेज जो है वो ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल की। और ख़ास तौर पे वो एनिमल्स जो कि पोलर रीजन्स के ऊपर पाए जाते हैं, वो रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है या स्नो फॉलिंग होती है पूरे के पूरे साल के अंदर, तो वहाँ पे उन एनिमल्स की जो मेम्ब्रेन है, उसमें जो है वो ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा अमाउंट पे पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल की एक्टिविटीज़ की, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो हैं, ये कुछ स्टेरॉइड हार्मोन के लिए भी एज अ प्रिकर्सर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, लाइक प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा ये जो कोलेस्ट्रॉल्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये बाइल एसिड के लिए, विटामिन डी के लिए भी प्रिकर्सर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन में ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स की जो मूवमेंट है, उसको जो है वो क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फंक्शन है इस कोलेस्ट्रॉल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट हम इस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रोल सेल मेम्ब्रेन के हमारी बॉडी के अंदर हैं। तो पहला फंक्शन मैंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के जितना भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, उसको बाहर से इनक्लोज और प्रोटेक्ट किया होता है सेल मेम्ब्रेन ने। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है, ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जो है वो इन्वॉल्व होती है।
उसके अलावा हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स की वो एटीपी की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। जिस तरह आप माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक तो आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जिसको आप क्रिस्टी का नाम देते हैं वो एटीपी की सिंथेसिस को फैसिलिटेट कर रही होती है या एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोडक्ट को सेल के इनसाइड से आउटसाइड पे भी जो है वो एक्सक्रीट करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये नर्व ट्रांसमिशन में भी इन्वॉल्व होती है। अगर आप जो है वो नर्व सेल में जो एक्सान है उसकी मेम्ब्रेन को अगर आप देख लें, उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी बॉडी में या मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉन पोलर मटेरियल को ही पास करेगी। और जबकि हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं ये पोलर जो मटेरियल होता है या जो सब्सटेंस है जो आयन है उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो प्रोटीन्स ने मुख्तलिफ चैनल बनाए होते हैं। लाइक डिज़ॉल्व लाइक की आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर कि एक जैसी चीज़ें एक जैसों को ही या एक जैसी चीज़ें एक जैसे ही के अंदर जो है वो डिज़ॉल्व होती है। तो नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर में और पोलर पोलर के अंदर जो है वो डिज़ॉल्व होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में इस चैप्टर नंबर 1 के किसी और टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे।